पिछले क्लास में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किए थे और ये बताया था कि रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक के बाद में बोर्स का एटॉमिक मॉडल दिया गया और इन्होंने बताया कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी इमिट करता है। उसका एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसलिए उसके उस सर्कुलर पाथ को स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ में जाते हैं ऑर्बिट का सेल का एनर्जी बढ़ रहा होता है, इसलिए उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बढ़ता है। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नज़दीक में होगा उसका एनर्जी कम, उसे लोअर एनर्जी लेवल में माना जाता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हम लोग जाते हैं उसका एनर्जी वैल्यू बढ़ने लगता है, उसे हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल में यह बताया गया कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका रेडियस और एनर्जी अगर निकालना है हमें, तो एनर्जी के लिए रिलेशन दिया गया En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n²। ये जूल में हो गया। और अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस के लिए फार्मूला आ गया 0.0529 इंटू n², और इसका यूनिट होगा नैनोमीटर। यह हाइड्रोजन के केस में अप्लाई होता है। हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के केस में उसके एटॉमिक नंबर को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस में जैसे अगर हम लोग He+ ले लें, Li2+ ले लें, Be3+ ले लें, इन सब में जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है वहां अगर एनर्जी निकालना हो ये रिलेशन आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n² इंटू Z²। अगर रेडियस निकालना है तो आ जाएगा 0.0529 इंटू n² डिवाइडेड बाई Z, जहां Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन बनाते वक्त में आपको ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन के लिए कहा जा रहा है या He+ के लिए कहा जा रहा है। अगर He+ के लिए कहा जाएगा तो यहाँ Z हम लोग को यूज करना पड़ेगा। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। अगर 5th ऑर्बिट कहा गया तो n का वैल्यू 5 ले लेंगे, 4th ऑर्बिट कहा गया तो n का वैल्यू 4 ले लेंगे। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज आगे और बढ़ते हैं हम लोग। फिर एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, चाहे वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जाए या हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी में जाए, वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। यह डिपेंड करता है कि वो लोअर टू हायर जाना चाह रहा है या हायर टू लोअर में गया है। अगर हायर टू लोअर में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और लोअर टू हायर में अगर जाना चाह रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। अब कितना एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा उसके लिए हम लोग एक फार्मूला निकाले थे, डिराइव किए थे, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 1/ni² माइनस 1/nf²। nf हो गया यानी कि फाइनल ऑर्बिट, यानी कि फाइनली जहां पहुंच रहा है। अब एक चीज और देखना, डेल्टा E का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। इसका क्या मतलब? डेल्टा E का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो प्रोसेस इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक। और अगर निगेटिव है इसका मतलब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। सर थोड़ा सा बताइए, इंडो और एक्सो। इंडो का मतलब हुआ जहां हम एनर्जी देते हैं, और एक्सो का मतलब जहां एनर्जी रिलीज होता है। जरा आप ही बताओ तो, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, हायर से लोअर में जाएगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? रिलीज करेगा। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक होगा। यानी कि ये वैल्यू आएगा। ये कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर से कहां शिफ्ट करता है? लोअर की तरफ। इसी का ठीक उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है, वो हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। द प्रोसेस वुड बी इंडोथर्मिक एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा E वुड बी पॉजिटिव। और यहां पर हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट कि लोअर टू कहां जाएगा? हायर की तरफ। ये इतना कुछ कंसेप्ट था
जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अब आज न्यूमेरिकल्स बनाना है इससे रिलेटेड, तो एक बार आप भी सारा फार्मूला जो है एक जगह पर लिख लो, उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो बनाते हैं इसके ऊपर में न्यूमेरिकल में। बोलो, फार्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ में। एकदम इत्मीनान से बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब कुछ आइडिया लग जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है अधिकांश केमिस्ट्री का। करा यहां पर, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during a transition from fifth orbit या n is equal to 5 state to the second state in hydrogen atom। आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो उसके द्वारा इमिटेड रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा वो निकालना है। ध्यान से समझना, नहीं तो वहीं पर पार्ट में स्टूडेंट 11th का स्पेशली कंफ्यूज करता है। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा? इमिट करेगा। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इमिटेड। दूसरा सवाल, जब ये इमिट करेगा तो डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? इमिट करेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? देखो ना, यहां पे लिखे भी हैं, हायर से लोअर जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव का मतलब हुआ कि अब उसका अपना खुद का एनर्जी कम हो रहा है, बाहर रिलीज कर दिया, और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका खुद का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो डेल्टा ई निकालेंगे तो वो निगेटिव होगा। अब उसी को हम लोग लिख देंगे नीचे में कि इमिटेड रेडिएशन या एनर्जी इमिटेड। तो जब एनर्जी इमिटेड लिख दिए तो निगेटिव वाला पार्ट अपने आप हट जाएगा। जैसे अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसको 10,000 रुपये का घाटा हुआ है, तो वो अगर लिखेगा प्रॉफिट इन दिस मंथ तो वो लिखेगा -10,000। लेकिन अगर लिखेगा लॉस इन दिस मंथ तब वो -10,000 नहीं लिखेगा, तब वो क्या लिखेगा? 10,000, क्योंकि लॉस का मतलब ही क्या निकल गया? कि निगेटिव पार्ट है। उसी तरीके से इमिटेड का मतलब ही निकलता है कि निगेटिव होता है। बनाते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है, वो आप बनाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले यानी कि इनिशियली ये किस ऑर्बिट में था? फिफ्थ में। फाइनली कहां पहुंच रहा है? सेकेंड ऑर्बिट में। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग डेल्टा ई निकालेंगे, और जब डेल्टा ई निकल जाएगा तब फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी और किसका वैल्यू निकालेंगे? वेवलेंथ का। 2-3 स्टेप में बनेगा ये क्वेश्चन। देखो, वी नो डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1/ni की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 5, तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1/25 माइनस 1/4। ये वैल्यू आ गया 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू एलसीएम लेंगे 25 और 4 का तो कितना हो जाएगा? 100। ऊपर में आ जाएगा 4 और -25। ये कैसे किया आ रहा है ना समझ में? अंडर 10th क्लास का 6th 7th वगैरह का मैथ्स का कंसेप्ट है। 4 - 25 करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? -21। इट मीन्स 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू -21 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये 100 है, ऊपर में ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -2, तो -18 एंड -2 कितना हो जाएगा? -20। तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। 2.18 को 2.18 इंटू 21 यानी 45.78। देखो ये वैल्यू आ जाएगा -45.78 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। अब आप फिर से बताओ, अभी डिस्कस किए हैं, माइनस का मतलब क्या निकल रहा है? कि एनर्जी क्या हो रहा है? इमिट कर रहा है। तो एक लाइन यहां पर हम लोग ये लिख देंगे, यहां पर वो एक लाइन लिख देंगे हम लोग, निगेटिव साइन
indicates that energy is released during transition. नाउ अब अगले स्टेप में, नाउ इमिटेड एनर्जी इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ई से। अब निगेटिव हटा देंगे क्योंकि इमिटेड लिख दिए हैं, तो जहां -45.78 था अब उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? 45.78 इंटू 10⁻⁻20 जूल। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, न्यू निकालना है, याद करो। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो बताओ न्यू वुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? E बाई एच। ई का वैल्यू 0.78 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34। 10 के पावर का पहले कैलकुलेशन कर लो। -34 है, ऊपर में ले आएंगे तो +34 और -20। बताओ 10⁻14, ये 10⁻14 होगा। इसको डिवाइड कर देते हैं। 45.78 डिवाइडेड बाई 6.63 यानी 6.904 है। 6.90 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻14। ये फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो हर्ट्ज हो सकता है या फिर क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स। न्यू निकल गया। अब दूसरा पार्ट वेवलेंथ निकालना है। बताओ तो फार्मूला याद है? न्यू इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? सी बाई लेमडा। तो लेमडा वुड बी इक्वल टू सी बाई न्यू। लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ और न्यू 6.9 इंटू 10⁻14। पहले 10 का पावर देख लो कितना हो जाएगा? 6 या -6? -6, 10⁻⁻6 और इसको डिवाइड कर देना है हम लोगों को। 3 डिवाइडेड बाई 6.9 कितना आ गया? 0.4347। तो 0.435 कर देते हैं इंटू 10⁻⁻6 या लिखा जा सकता है 4.35 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। वहीं अगर ये कहा जाता, अब जरा सा थोड़ा दिमाग लगाओ तो पता नहीं याद है या नहीं है, लीमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पफन। देखो कितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। लिखो नहीं, यहां सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो वो किस सीरीज का फॉर्मेशन करेगा? लीमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट या पफन, इनमें से कौन सा? भूल गए? 5th ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े थे हम लोग, तो उसके द्वारा इमिटेड रेडिएशन किस सीरीज का फॉर्मेशन करेगा? लीमन का, बाल्मर का, पास्चन का, ब्रैकेट का या पफन का? 5th ऑर्बिट से आप देखोगे यहां पर किसी भी ऑर्बिट से अगर जंप करके 1st ऑर्बिट में पहुंचता है तो लीमन सीरीज में का फॉर्मेशन करेगा और वो चला जाएगा अल्ट्रावायलेट जोन में। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके 2nd ऑर्बिट में पहुंचता है तो बाल्मर में आएगा और वो किस रीजन में आएगा? विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन का रेंज बताओ कहां से कहां तक है? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो अब यहां देखो ये 435 नैनोमीटर आ जाएगा। तो विजिबल रीजन के बीच में आया कि नहीं आया? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के बीच में आया। तो प्रैक्टिकली किसी भी ऑर्बिट से आप जाओगे 7th से 2nd में, 3rd से 2nd में, तो हमेशा उसके वेवलेंथ का वैल्यू 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के बीच में आता है। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही बढ़ा देता है। अब कैसे पूछना है वो क्या है जो, तो दिमाग यूटिलाइज करोगे तब, और ये पार्ट तभी होगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, तभी जाकर के होगा। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये अभी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहा है।
फर्क बस इतना है कि वहां 5th से 2nd में इलेक्ट्रॉन गया था और यहाँ पर ये 4 to 2nd में गया है। इनिशिएट हम कर दे रहे हैं, बाकी बनाओगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ Ni का वैल्यू हो जाएगा 4 और Nf का वैल्यू हो जाएगा 2। सबसे पहला काम आप करोगे डेल्टा ई का वैल्यू निकालोगे, और जब ये निकल जाएगा तो फिर वेवलेंथ निकालना है, तब फिर आप लेमडा का वैल्यू निकालोगे। फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 बाई Ni स्क्वायर माइनस 1 बाई Nf का स्क्वायर। 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 बाई 4 का स्क्वायर करो, माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे। 2.18 इंटू 10 to the power minus 18, 1 by 16 minus 1 by 4। 2.18 इंटू 10 to the power minus 18, 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 4, यानी कि कितना हो गया वैल्यू -3। 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू माइनस 3 by 16, -3। 2.18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16, तो आ गया 0.4087, तो 0.41 तक लिख सकते हैं इसको, तो ये वैल्यू आ गया -0.41। क्या 40? हाँ वो भी नहीं, 0.40 लिखेंगे तो वो टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ हम लोग को बताया गया है कि आगे वाला वैल्यू अगर 5 से बड़ा है तो आगे में 1 ऐड कर देना है, तो 0.41 लेना चाहिए। नियरली इक्वल आएगा, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू 10 to the power minus 18। अब फिर वही बात, यहाँ निगेटिव वैल्यू क्यों आया है? क्योंकि प्रोसेस कौन सा हो गया, ये एक्सोथर्मिक नेचर का हो गया, क्योंकि ये हायर ऑर्बिट से कहां जा रहा है, लोअर ऑर्बिट की तरफ। एनर्जी का वैल्यू इसी को लेकर के चलेंगे। नाउ E इज इक्वल टू वैल्यू आ गया 0.41 इंटू 10 to the power minus 18 जूल, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेमडा। देखो E इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा Hc बाई लेमडा, देयरफॉर लेमडा वुड बी इक्वल टू Hc बाई E। H 6.63 इंटू 10 to the power minus 34, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू आएगा 3 इंटू 10 to the power 8, और एनर्जी का वैल्यू आ गया 0.41 इंटू 10 to the power minus 18। पहले 10 के पावर का कैलकुलेशन कर लो, -18 को ऊपर में ले आएंगे तो प्लस, तो 18 और 8 कितना हो गया वैल्यू 26, और -34 है, तो -34 और 26 कितना बचेगा -8, तो यानी कि यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ गया 10 to the power -8, और इसका कैलकुलेशन कर लो, बचा हुआ रह गया 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.41, यानी 48.51 इंटू 10 to the power -8 बचा हुआ है ना, -8 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4.851 इंटू 10 to the power -7 मीटर, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 485 हो जाएगा। तो देखो फिर 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में आया, यानी किसी भी ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो विजिबल स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा, बाल्मर सीरीज के कैटेगरी में आएगा, और वेवलेंथ का वैल्यू 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के बीच में होगा। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा था और आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। देखो यहाँ इस जगह पर सब लोग ध्यान दो, देखो इस जगह पर थोड़ा सा चेंज किया है इस वाले क्वेश्चन में। कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट। इस बार में फर्स्ट से कहां ले जाना है, फिफ्थ में ले जाना है।
व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहा जाता है फिर से वो वापस फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है। ध्यान से सुनना, पहले कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसको कहां पहुंचाना है, फिफ्थ ऑर्बिट में, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जो डेल्टा ई का वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, बोर्ड पर देखो, एन आई का वैल्यू इनिशियली ये फर्स्ट ऑर्बिट में था, पहुंचाना इसे कहां पर है, फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचाना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना एनर्जी चाहिए इसको, बताओ। तो डेल्टा ई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, यानी 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 25। 1 बाई 1 1 ही होता है, 1 माइनस भी 1 बाई 25 भी कर सकते हो। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। यहां पर आ गया 25 माइनस 1, यानी कितना हुआ, 24। 24 बाई 5, यानी 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.18 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25, 2.09। 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। ये इतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर से अगर इलेक्ट्रॉन वापस जंप कर रहा है, तो वही बात है, अगर कोई सामान जाकर के आप खरीद रहे हो 100 रुपया में, तो उसको बेचेंगे तो फिर 100 रुपया होगा। ग्राउंड स्टेट कहा जाता है फर्स्ट ऑर्बिट को, तो 1 से 5th में पहुंचाने के लिए इतना एनर्जी देंगे, और जब फिर 5th से ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो इतना ही एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट करेगा। तो यहां पर नीचे में लिख देंगे इमिटेड रेडिएशंस। यहां तो ये वैल्यू पॉजिटिव आया क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और स्टेटमेंट वाइज अगर पूरा क्लियर करना चाहते हो तो यहां एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये वैल्यू आ जाएगा, यहां पर कितना आया है, 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। जब कहां से कहां जा रहा है, जब फर्स्ट ऑर्बिट से कहां शिफ्ट किए हैं, फिफ्थ ऑर्बिट में। इसी का उल्टा एनर्जी रिलीज्ड, जब वो एनर्जी रिलीज्ड करेगा कहां से कहां पहुंचाना है, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये वैल्यू भी इतना ही आ जाएगा, 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। अब हड़बड़ा करके माइनस में मत लिख देना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हम लोग क्या लिख चुके हैं, रिलीज्ड। तो जब रिलीज्ड लिख दिए हैं तब तो सेंस ही लग रहा है कि वो किस पार्ट में हो जाएगा, माइनस में। हाँ, अगर सिर्फ सिंबल लिखते, ई लिखते, तब यहां माइनस में लिखा जाता और यहां पर प्लस में लिखा जाता। ये सब रिमार्केबल पॉइंट है, जहां ध्यान नहीं दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। और वेवलेंथ वगैरह भी कहा जा रहा था क्या, शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट नहीं है, वेवलेंथ कहीं नहीं ना है। What is the energy in joules required to shift the electron from first Bohr orbit to fifth Bohr orbit? What is the wavelength of the light? अच्छा, तो जब एनर्जी पता है तो फिर किसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, वेवलेंथ का। नाउ ये वाला पार्ट भी निकाल लेते हैं। नाउ E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, देयरफॉर लेमडा वुड बी इक्वल टू एच सी बाई ई। H 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और एनर्जी का वैल्यू कितना आया है, 2.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। फिर से कैलकुलेशन देखो, माइनस 18 ऊपर में जाएगा तो प्लस 18 और 8 कितना हो गया, 26।
और -34 यानी कि -8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 19.89 हो जाएगा वो। 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.09 यानी 9.516, तो 9.52 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। बोलो आया समझ में? तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक बिल्कुल एक जैसा था, इनिशियल से फाइनल या फाइनल और इनिशियल दोनों का वैल्यू जो है वो दिया हुआ था, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना था। ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब हिंट्स भी देंगे तो बाकी बन जाना चाहिए। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम? आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई फिफ्थ ऑर्बिट। एटम हाइड्रोजन में फिफ्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अब कहा जा रहा है कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाता है NF का। ध्यान से समझोगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डेफिनेशन अगर लिखना है तो वहां पर हम लोग बोलते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी सप्लाई टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, लेकिन ऊपर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? फिफ्थ ऑर्बिट से। तो दो बार आपको कैलकुलेट करना है। एक बार में आपको फिफ्थ ऑर्बिट से निकालना है बाहर यानी कि इनफाइनाइट तक, और दूसरे में फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना है बाहर। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट से निकालेंगे वो कहा जाएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और बाकी जिस किसी भी ऑर्बिट से कहोगे तो एट दैट टाइम एट दैट कंडीशन वो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कहा जाता है। तो इन फर्स्ट केस बताओ तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां है हाइड्रोजन एटम का? फिफ्थ ऑर्बिट में, और इसे बाहर कर देना है तो NF का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। तो वैल्यू निकालना है हम लोग को डेल्टा E का। फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1 बाई NI स्क्वायर माइनस 1 बाई NF का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू NI की जगह पर कितना वैल्यू है? 5, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। थोड़ा मैथ का कंसेप्ट आप याद करो। 1 बाई इनफाइनाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, यानी कि वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आया 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1/25, क्योंकि ये पूरा पार्ट 0 हो गया है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2.18 डिवाइडेड बाई 25, 0.0872 0.0872 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, यानी 8.72 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। ये कब निकल रहा है एनर्जी का वैल्यू? जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है, यानी कि फिफ्थ से हम लोग इसे इनफाइनाइट में पहुंचा रहे हैं। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी कह रहा है कि वो निकालो, तो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को हमको इन सेकंड केस फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना है, तो NI का वैल्यू 1 लेंगे, और यहां भी NF का वैल्यू कितना होगा? इनफाइनाइट। डेल्टा E निकालना है। देखो फॉर्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना है? 1, यानी 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1, यानी 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है तो फिफ्थ ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है
तो उस कंडीशन में हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा, और वहीं फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना होगा तो उस कंडीशन में हमें इतना एनर्जी देना होगा। अब अगर कहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों का पावर सेम कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा 218 इंटू 10⁻⁻20, और ये वैल्यू कितना है 8.78, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बन गया। एक और क्वेश्चन होगा शायद, ये देखो यहां कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव यहां भी बाहर करना है, एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी जो निकलेगा उसी से रिलेटेड वेवलेंथ निकाल लेंगे, ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर। अब देखो यही सब बदमाशी कर रहा है, मीटर की जगह क्या कर दिया है सेंटीमीटर, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट कैन बी काउज टू दिस ट्रांजिशन। अब आप बताओ यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Ni का वैल्यू कितना लेंगे, इनिशियली कहां है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में है, इसे रिमूव करना है, Nf का वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो Ni पता है Nf पता है, तो बताओ डेल्टा E का वैल्यू निकल जाएगा, और जब डेल्टा E निकल जाएगा तो फिर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे E वुड बी इक्वल टू hc बाई लेमडा। तो बताओ लेमडा का वैल्यू निकाल लोगे, यहां जो लेमडा निकालोगे वो आएगा मीटर में, इसी को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें सेंटीमीटर। अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमें सिलेबस के अनुसार से बोर्स एटॉमिक मॉडल तक ही पढ़ना है, तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट में। सबसे पहले जो सिलेबस के अनुसार से मॉडल आया वो डाल्टन एटॉमिक मॉडल था। इन्होंने बताया कि एटम स्फेरिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यही सबसे छोटा है। इनके इस मॉडल को गलत किया थॉमसन साहब ने और अपना मॉडल दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और इन्होंने बताया कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। इनके मॉडल को गलत साबित कर दिया। ये था आपका डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ये हो गया जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इनके मॉडल को गलत कर दिया रदरफोर्ड साहब ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में, और इन्होंने बताया कि एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव है और इसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर। ये ठीक उसी तरीके से जैसे सोलर सिस्टम में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने का काम कर रहा है। इनके मॉडल को गलत कर दिए, और फिर बाद में यह था रदरफोर्ड का मॉडल, और फिर बोस का एटॉमिक मॉडल आया। इन्होंने बताया कि एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ में इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो देख रहे हो कैसे यहां से यहां तक ये चला गया। डाल्टन्स के बाद में यहां के बाद में रदरफोर्ड के बाद में बोर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए था, यानी जिनके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जितना सारा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए लिखे हैं वो कार्बन में नहीं लगेगा, नाइट्रोजन में नहीं लगेगा, ऑक्सीजन में नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होंगे। ये सिर्फ वहीं लगेगा जहां पर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। यहां पर फिर जब आगे का एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहां जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना है जिसको ये बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है, इसी को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो स्प्लिट कर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को जिम्मन इफेक्ट कहा जाता है, जिम्मन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर इसके स्प्लिट करने के प्रोसेस को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इनके मॉडल में नहीं था, ये इनका मॉडल का डिसएडवांटेज हो गया। इन्होंने अपने मॉडल में कहीं कुछ नहीं बता पाए कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होता है एटम के रिस्पेक्ट में। तो ये इनके डिसएडवांटेज में से आता है। लिखो, लिखवा देते हैं ये सब। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इट इज एप्लीकेबल only for hydrogen and hydrogen like species, only for hydrogen
and hydrogen like species. Hydrogen like species. Like a species. Second point, it not explain the splitting of a spectral line in electric field ब्रैकेट में लिख देना a stark effect ब्रैकेट क्लोज, and in magnetic field ब्रैकेट में Zeeman effect. Next point, it not explain the formation of molecule from atom. अब इसके बाद में भी और भी बहुत सारे मॉडल आए, लेकिन अब वो सब मॉडल हम लोग के सिलेबस के अनुसार से हमें नहीं पढ़ना है। आगे आप जाओगे तो फिर बाकी और भी दूसरे मॉडल आएंगे, उनके बारे में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि साइंस रुका हुआ नहीं है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अब अगले क्लास में हम लोग कोई और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहां पर आएगा डी ब्रॉगली इक्वेशन आएगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा। कोशिश करेंगे ये दोनों टॉपिक जो है अगले क्लास में कंप्लीट हो जाए। आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।